17 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस के डायल 112 नंबर पर कॉल जाता है और वह बताता है कि वह उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के पागवाड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले गुरेठा गांव से बात कर रहा है और उसे जो है गांव के ही 3 व्यक्ति जिनका नाम शोभाराम, गौरव और कपिल है, वह उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बचा लीजिए, और इतना कहकर उसका फोन कट जाता है। अब पुलिस की जो टीम होती है वह इस फोन की लोकेशन ट्रेस करने के बाद पागवाड़ा थाने को इन्फॉर्म करती है, और जैसे ही पागवाड़ा थाने की पुलिस जो है उस लोकेशन पर जाकर छानबीन करती है तो दोस्तों पुलिस वालों को ऐसा कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ती है जिस पर कि पुलिस को यह पता चले कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है या यहाँ पर कोई जो है इस तरीके का कांड हुआ है। और यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद किसी ने पुलिस के साथ जो है मजाक की है, और इसके बाद जो पागवाड़ा की पुलिस होती है वह वापस अपने थाने पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों 18 सितंबर 2025 को जब इसी पागवाड़ा थाने के अंतर्गत गुरेठा गांव के जो लोग होते हैं वह जब जंगल की ओर जाते हैं तो दोस्तों उन्हें जो है झाड़ियों में एक जो है मृत व्यक्ति दिखाई पड़ता है, और जैसे ही उस मृत व्यक्ति के पास जाकर देखा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि यह इसी गुरेठा गांव का योगेश नाम का लड़का है और यह अब मृत हो चुका है। इसके बाद दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, और पुलिस को जैसे ही इस चीज की इत्तला दी जाती है तो दोस्तों तुरंत पुलिस वाले जो है मौके पर पहुंचते हैं, और मौके पर पहुंचने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति की शिनाख्त करते हैं, जिससे कि गांव वाले बताते हैं कि यह इसी गांव का रहने वाला योगेश कुमार है, जिसके पिता का नाम जोगेंद्र है, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल में जो है सफाई का काम करते हैं। और जो योगेश है वह पेंटर है, यानी कि वह लोगों के घर पर जो है रंगाई पुताई का काम किया करता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं जब आसपास की छानबीन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है योगेश का फोन भी पुलिस को बरामद हो जाता है, और जैसे ही पुलिस को योगेश का फोन बरामद होता है तो दोस्तों उसके फोन की जब कॉल डिटेल देखी जाती है तो दोस्तों उस पर जो है सबसे लास्ट में तो डायल 112 जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर होता है उस पर बात की गई थी, और इससे पहले एक और नंबर पर बात की होती है जिसका जब पुलिस वाले पता निकालते हैं तो वह गौरव नाम के लड़के का जो है फोन नंबर होता है, जो कि इसी गुरेठा गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस वाले योगेश के फोन को जो है जब डायल 112 पर उसके फोन से कॉल की होती है तो उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग जो है लखनऊ से मंगाई जाती है, जिसमें पुलिस वालों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे जो है योगेश ने पुलिस पर जो है कॉल कर बताया था कि गांव के ही रहने वाले 3 व्यक्ति शोभाराम, गौरव और कपिल जो है उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बचा लो। तो यहाँ पर पुलिस वालों का सीधा सीधा शक जो है इन्हीं तीनों पर चला जाता है, और जब पुलिस वाले इन तीनों को जो है इनके घर पर जाकर गिरफ्तार करते हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों को कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिलता है कि जिससे कि इन तीनों व्यक्तियों पर शक किया जाए कि आखिर योगेश का मर्डर इन तीनों ने ही किया है। इसके बाद पुलिस वालों का माथा ठनकता है, और माथा ठनकने के साथ साथ ही पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले की और गहनता से जांच करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही जो लखनऊ से डायल 112 पर जो कॉल कर योगेश ने बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग मंगाकर जब उसको चेक किया जाता है और उसकी आवाज की सैंपल जो है योगेश की अन्य आवाजों से मिलाई जाती है और उसके घर वालों से, गांव वालों से जब पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने जो है डायल 112 पर पुलिस से बात की थी वह योगेश नहीं बल्कि कोई और है। तो यहाँ पर पुलिस वालों का माथा जो है फिर से ठनक जाता है, और वह फिर से जो है इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से जांच करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन तीनों व्यक्तियों को, जिनमें शोभाराम के ही 2 बेटे जिनमें गौरव और कपिल होते हैं, इन्हें गिरफ्तार किया होता है, और इनके घर के अन्य सदस्यों की जब जांच पड़ताल की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर शोभाराम की एक बेटी जिसका नाम स्वाति होता है जो कि 21 साल की होती है, और स्वाति जो होती है उसने 10th पास आउट किया होता है, और जब उसके बारे में ज्यादा जानकारी निकाली जाती है तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि स्वाति का अफेयर गांव में ही नाई की दुकान करने वाले एक मनोज नाम के लड़के के साथ है। अब पुलिस वाले जब स्वाति को पकड़कर जब उससे पूछताछ करते हैं और उसके प्रेमी से भी पूछताछ करते हैं तो दोस्तों इतना सब पता करने के बाद पुलिस वाले इन सभी लोगों के फोन की जो है लोकेशन निकलवाते हैं, CDR निकलवाते हैं, टावर डम डाटा निकलवाते हैं, और टैक्टिकल की जो टीम होती है वह पुलिस के
भी सहायता करती है और इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जहां पर योगेश की हत्या की गई थी वहीं पर जो है मनोज के फोन की भी लोकेशन आती है, जिससे पुलिस वालों का जो शक होता है वह मनोज के ऊपर भी गहरा जाता है। और पुलिस वाले जब मनोज से को अपनी हिरासत में लेकर जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर खुलासा होता है कि जो स्वाति है उसने ही अपने प्रेमी को जो है एक अजनबी व्यक्ति की जो है हत्या करने के लिए जो है उसे कहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्वाति जो थी वह अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, यानी कि मनोज के साथ शादी करना चाहती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। और इसके लिए स्वाति ने कई बार जो है अपने परिवार वालों को, जिसमें उसके पिता शोभाराम, उसके जो 2 भाई होते हैं, उन्हें जो है नींद की गोलियां भी काफी ज्यादा मात्रा में खिलाई थी, लेकिन दोस्तों उन्हें जो है कुछ नहीं हुआ था, जिसके चलते जो है घर वालों को यह भी पता लग गया था कि अब स्वाति जो है किसी भी हद तक जा सकती है और वह उनके साथ गलत भी कर सकती है। और इसी के चलते जो है उन्होंने जो है स्वाति का जो है घर से बाहर निकलना भी मन बंद कर दिया था, और जिसके चलते स्वाति जो थी वह अपने फोन से अपने प्रेमी मनोज के साथ बात करती थी। और इसी के चलते वह मनोज से कहती है कि अब देखो, अगर मेरे परिवार वाले इस तरीके से जो है घर से बाहर रहेंगे तो वह हमारा जो है मिलना बंद कर देंगे और हमारी शादी भी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे परिवार वालों को ही अगर किसी तरीके से जो है फंसा दिया जाए, किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए, तो वह जेल में जाएंगे और उसके बाद हमें जो है शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। और स्वाति की इन्हीं बातों में जो मनोज होता है वह आ जाता है। और यहाँ पर जब पुलिस वाले मनोज से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मनोज बताता है कि स्वाति ने ही इस हत्याकांड को करने के लिए मुझे कहा था, और इसी के चलते मैं जब 17 सितंबर 2025 की शाम को अपने एक ममेरे भाई के साथ, जो कि मेरे प्लान में पहले से ही शामिल था, और जब हम गांव के बाहर दुकान जा रहे थे तो शाम का समय हो चुका था और शाम के समय सब लोग जो है अपने काम धंधे से लौटकर वापस घर जाते हैं, तो हम भी सड़क पर घूम रहे थे और वहीं पर हमें जो है योगेश, जो कि इसी गुरेठा गांव का रहने वाला होता है, जो कि मुझे अच्छे तरीके से जानता था, और जैसे ही वह हमारे पास आता है तो हम उसे रोकते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद हम उससे बोलते हैं कि चलो क्यों ना आज पार्टी की जाए, और आज पार्टी मेरी तरफ से होगी। और इसी के बहाने से जो मनोज होता है वह योगेश को जो है शराब की पार्टी देने के बहाने से जो है उसे अपने साथ ले जाता है। और दोस्तों यह इसके बाद जो तीनों होते हैं, जिसमें से जो मनोज का एक मामा का बेटा जिसका नाम मंजीत होता है वह भी पहले से ही मनोज के साथ होता है, तो ये तीनों मिलकर जो है एक शराब की दुकान पर जाते हैं, वहां से शराब खरीदते हैं और अन्य सामान भी खरीद कर जो है एक सुनसान जगह पर जाकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। और शराब पीने के साथ साथ जब योगेश जो होता है वह काफी नशे में हो जाता है, तो वह यहाँ पर जो मनोज होता है वह योगेश से कहता है कि अब तुम जो है एक नमकीन का पैकेट ले आओ, क्योंकि हमारे पास नमकीन खत्म हो गई है। और योगेश भी बिना किसी बात के जो है नमकीन का पैकेट लेने के लिए चला जाता है। और इसी बीच जो मनोज होता है वह नशे की जो 5-6 गोलियां होती हैं वह योगेश के शराब के गिलास में डालकर उसे मिला देता है, और जैसे ही योगेश वापस आकर अपना शराब पीता है तो वह तुरंत जो है बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जो मनोज होता है वह अपनी बाइक पर जो है अपने मामा के बेटे मंजीत को बिठाता है, और साथ ही जो योगेश की साइकिल होती है उसे बीच में रखकर जो है ले जाते हैं और एक नहर में फेंक कर आ जाते हैं। और दोस्तों इस दौरान अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका था। अब दोस्तों एक बार फिर से ये मनोज और जो मंजीत होते हैं वह योगेश के पास पहुंचते हैं, और इस बार योगेश को अपनी बाइक पर बिठाकर एक ऐसे सुनसान झाड़ीनुमा जंगल में ले जाते हैं जहां पर किसी का आना जाना नहीं होता है। और वहां पर ले जाकर जब योगेश नशे में होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, और उस सुनसान जगह पर मनोज योगेश को ले जाकर उसके चेहरे पर जो है ईंटों से जो है काफी ज्यादा हमला करना शुरू कर देता है, जिससे योगेश जो होता है वह लहूलुहान हो जाता है। और इस समय भी जो योगेश होता है वह मनोज से कह रहा होता है आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है। लेकिन यहाँ पर जो मनोज होता है वह योगेश की एक नहीं सुनता है और वह उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करता है। और इसके बाद मनोज जो होता है वह अपने हाथों से ही योगेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वहां से मनोज और जो मंजीत होता है वह अपने घर वापस ऐसे आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब दोस्तों जब योगेश अपने घर वापस नहीं लौटता है तो उसकी मां को चिंता होती है, और चिंता होने के साथ साथ ही यहाँ पर जब
योगेश की तलाश की जाती है और जैसे ही अगले दिन योगेश की लाश मिलती है तो यह मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तो यह पूरा मामला ऐसे ही घटित होता है जैसे मैंने आपको बताया। और इसी के चलते रविवार के दिन जो पुलिस होती है उसे अपने सूत्रों से पता चलता है कि मनोज और जो मंजीत है वह यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस वाले जो है घेराबंदी कर इनके ऊपर दबिश देना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते मंजीत जो है भागने की कोशिश करता है लेकिन वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मनोज होता है वह पुलिस के ऊपर जो है एक अवैध तमंचे से जो है फायरिंग कर देता है, जिसका जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस भी जब मनोज के ऊपर फायरिंग करती है तो उसके एक पैर में गोली लग जाती है, जिसके चलते वह घायल हो जाता है और पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर स्वाति को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इन तीनों को जो है कोर्ट में पेश कर इन तीनों को जो है जेल भेज दिया जाता है। और इस तरीके से सोमवार के दिन योगेश पेंटर की हत्या का जो है खुलासा हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मनोज के पास से इलीगल वेपन और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसकी पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं कि आखिर मनोज के पास यह इलीगल वेपन और जिंदा कारतूस कहां से आए हैं। और मनोज पर जब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं तो दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि मनोज पर पहले से ही लूट का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा, गैंगस्टर जैसे मुकदमे भी दर्ज हैं और यह एक शातिर अपराधी है। और यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि मनोज जो है वह बदायूं जनपद का रहने वाला है और वह इस पागबाड़ा थाने के अंतर जो गुरेठा गांव होता है वहां पर किराए पर रहता था और वहीं पर किराए की दुकान करता था और वहीं पर जो है वह अपना काम किया करता था। और दोस्तों जब पुलिस वाले और बारीकी से गहनता से जांच पड़ताल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो स्वाति के पिता शोभाराम थे उनकी जो है गाँव में ही परचून की दुकान थी और उनका बड़ा बेटा जो कपिल था जो कि शादीशुदा था वह ब्रेड जो है दुकानों पर सप्लाई किया करता था। और जो गौरव था वह अनट्रेन्ड डॉक्टर था और वह गाँव में एक मेडिकल की छोटी मोटी शॉप चलाता था। अब दोस्तों शोभाराम की जब परचून की दुकान होती है तो दोस्तों यहाँ पर जब शोभाराम घर पर नहीं हुआ करते थे तो यहाँ पर जो उनकी बेटी स्वाति थी वह अक्सर दुकान पर बैठती थी। और इसी के चलते पास में ही जब मनोज नाई की यानी कि सैलून की दुकान किया करता था तो उसका अक्सर शोभाराम की दुकान पर आना जाना था और इसी के चलते उसकी मुलाकात जो है स्वाति से हो जाती है और इसी से इन दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध जो है पसर जाता है। और इसी के चलते ये दोनों जो है इस हद तक पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर स्वाति जो है अपने परिवार वालों को पहले मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह अपने प्लान में सफल नहीं हो पाती है तो वह अपने भाइयों को, अपने पिता को जो है जेल में डलवाने की जो है हर भरसक प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सत्य की हमेशा जीत होती है और इसी के चलते जो स्वाति होती है वह जो है ऐसा गलत कदम उठा देती है जिसके चलते अब उसे अपना पूरा जीवन जो है जेल में बिताना पड़ेगा। साथ ही जो मनोज और जो उसका मेरा भाई मंजीत है उसको भी जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस सब के बीच एक बेगुनाह व्यक्ति जिसका नाम योगेश होता है, जिसको यह पता भी नहीं होता है कि आखिर उसे किस लिए मारा जा रहा है, उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या को इस तरीके से प्लान किया गया था कि मानो जैसे कि यह कातिल जो है पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले बहुत ही बारीकी के साथ जांच पड़ताल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो डायल 112 पर जो है जिस व्यक्ति ने पुलिस से बात की होती है तो दोस्तों वह योगेश नहीं होता है बल्कि वह मनोज नाम का जो शख्स है जो कि कातिल होता है वह होता है। और उसने ही जो है योगेश को मारने के बाद डायल 112 पर पुलिस को कॉल कर बताया था कि गांव के ही कुछ लोग जो है उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसने वह नाम जो है अपनी प्रेमिका यानी कि स्वाति के पिता और दोनों भाइयों के नाम बताए थे, जिसके चलते उसे लग रहा था कि उसने इस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया है कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा और सीधा आरोप जो है वह स्वाति के माता पिता व भाई पर लगेगा। लेकिन दोस्तों पुलिस की यहाँ पर शाबाशी देनी होगी, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मामले की बहुत ही बारीकी के साथ जो है जांच पड़ताल की और इस पूरे मामले को जो है सुलझाया और इस पूरे कत्ल के पीछे छुपी गुत्थी को जो है सुलझाने के बाद जो है कातिलों को जेल में भेज दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।